आभारी हैं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और हम आज आपके बीच में हैं। शायद जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि मेरा आगरा से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और मेरे करियर की शुरुआत अमर उजाला से हुई थी और आज हम जो कुछ हैं पत्रकारिता में उसमें अमर उजाला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम लोग इस समय इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कोई भी इंडस्ट्री तभी ग्रो करती है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में परिवार की तरह रिश्ता रहता है। जब एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री को अपना समझता है तो वो पूरी तरह से कमिटेड रहता है, इन्वॉल्व रहता है इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय के परिवार को अपना मानता है। तो जो मेरा अनुभव रहा अमर उजाला और अमर उजाला के एम्प्लॉयर के साथ, मैं बहुत आदर से नाम लेना चाहता हूं कि अमर उजाला उस समय दो लोगों की पार्टनरशिप में चलता था, दावत साहब और सबको पता होगा जो पुराने लोग हैं, अग्रवाल जी और माहेश्वरी जी। और मैं जब अमर उजाला में आया था तो उस समय अमर उजाला श्री अशोक अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी और अजय अग्रवाल जी, जो भैयू जी के नाम से हम लोग बोलते थे उनको, और उधर अतुल माहेश्वरी जी थे माहेश्वरी जी की तरफ से, और उनके छोटे भाई थे राजुल माहेश्वरी, बहुत छोटे थे। तो हमने उस दफ्तर में कल्चर देखा कि सब लोग एम्प्लॉयर को भाई साहब या भैया कह के बुलाते थे, जितने पत्रकार थे। और उसी कंपनी में हमने देखा कि कभी लगता नहीं था कि हम किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं काम करने। इस तरह से परिवार जैसा वातावरण रहता था उस जमाने में। और मुझे पता नहीं बहुत सारे बदलाव आए हैं और उस कंपनी में भी बदलाव आए हैं, लेकिन जब मैं काम कर रहा था तो उस समय तो इस तरह का माहौल था। मैं लखनऊ में था, हम लोगों के फोन पर ज्यादा बातचीत होती थी इन चारों पांचों मालिकान से। तो तब से लेके और बाद आज के तारीख तक तमाम दौर आया, हिंदी, अंग्रेजी, फिर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, तमाम मीडियम में काम करने का मौका मिला। लेकिन जो फाउंडेशन था वो अमर उजाला था और अमर उजाला के वो मालिकान थे जिन्होंने मुझे मौका दिया और पूरा मैंडेट दिया, एडिटोरियल मैंडेट, कि जो सच है वही करना है, जो सच है वही लिखना है, और अगर कोई बात गलत है तो किसी के दबाव में नहीं लिखना है। और मैं उदाहरण दूं, इस समय वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर हैं दीपक सिंघल जी, जिनकी चर्चा भी हो रही थी पीएनसी के बारे में। दीपक सिंघल घूम फिर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी तैनाती कराया करते थे, कभी डीएम बन के, कभी कमिश्नर बन के। बावजूद इसके अमर उजाला के मालिकान की तरफ से, जबकि उनके रिश्तेदार थे, हम लोगों पर कभी इस बात के लिए दबाव नहीं आया कि दीपक सिंघल या उनका विभाग कोई गलत काम कर रहा है तो उस खबर को नहीं लिखना है। और तमाम ऐसे मौके आए कि दीपक सिंघल और उनके विभाग के खिलाफ खबरें छपी और अमर उजाला में छपती थी। तो ये एडिटोरियल फ्रीडम था, ये वर्क कल्चर था उस दौर में। और उस दौर के हम लोग ग्रूम किए हुए लोग हैं। आज देश में तमाम मीडिया घरानों में अमर उजाला से निकले हुए लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। कुछ राजनीति में भी कामयाब रहे, कुछ लोग अलग अलग व्यवसाय में चले गए, लेकिन अभी भी अमर उजाला की एक अपनी खासियत रही है उनके एडिटोरियल फ्रीडम की। अब उसमें काफी बदलाव हो गया, आप सब ज्यादा जानते हैं। मैं संक्षेप में ही बताना चाह रहा हूँ कि मैं लखनऊ में रहते हुए भी आगरा से अमर उजाला के जरिए काफी नजदीक से जुड़ा था। और शायद वही कारण है कि तब से लेके आज तक मैं इतनी कंपनियों में काम किया, इतने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे किसी एम्प्लॉयर ने नहीं कहा कि आप ये काम कर दीजिए अगर वो काम प्रोफेशनली गलत है। तो मेरा ये कहना है कि इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए मीडिया का सपोर्ट, मीडिया का पॉजिटिव सपोर्ट बहुत जरूरी है। और अगर इंडस्ट्री के लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि उस अच्छे काम को आम जनता तक पहुंचाया जाए। मेरा जो अनुभव रहा है 25-30 वर्षों में, जितनी रिलीफ, जितना
हम कह सकते हैं कि पैम्पर किया जाता है बड़े औद्योगिक घरानों को सरकारों की तरफ से, उतनी सुविधाएं, उस तरह का व्यवहार छोटे उद्यमियों के साथ कोई सरकार नहीं करती है। कहने के लिए यहाँ ढेर सारी सुविधाओं की चर्चा हुई, तमाम रूल्स बताए गए, इंसेंटिव्स बताए गए। सच्चाई है कि अगर एसएमई के लिए 2% की कोई रिलीफ दी जाती है तो 98% की रिलीफ उन बड़े औद्योगिक घरानों को दी जाती है जिनका डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है वो लार्ज स्केल पर पब्लिक नहीं होती। और अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में भी जितना बड़ा योगदान एसएमईज का है उतना बड़ा योगदान बड़े औद्योगिक घरानों का नहीं है, क्योंकि वो तो मशीनों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए मैन पावर घटाते जा रहे हैं। हम एक तरफ चाइना की बात कर रहे हैं, आज भी बात हो रही थी कि चाइना में हम एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, यहाँ से लोगों को लेके जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? आप एग्जीबिशन लगा लीजिए, यहाँ के लोगों को ले जाइए, लौट के आप आएंगे। अभी जो सेनाई साहब बोल रहे थे कि आप बिजली, पानी, सड़क, सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे हैं तो औद्योगिक इकाइयां कैसे सर्वाइव करेंगी? तमाम बड़े लोग हैं जो अपने कारोबार में कामयाब हैं, वो डरते हैं पब्लिसिटी से, उनके बारे में पब्लिसिटी न हो, नहीं तो गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक आप चाहे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कुछ भी कहते रहिए, ग्राउंड लेवल पर क्या जाएगा उसका? ग्राउंड लेवल पर उससे कुछ नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पर जाने के लिए, ग्राउंड लेवल पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का, दरिद्र नारायण की सेवा का, वो तभी सफलीभूत होगा जब हम छोटे इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएंगे। और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा की है, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। कोई भी सरकार आती है, बड़े बड़े स्लोगन्स कायम करती है, बड़े बड़े विज्ञापन निकाल देते हैं, और उसके बाद अगर आप उसकी रियलिटी चेक कराइए तो रिजल्ट जीरो है। कितने % इन्वेस्टमेंट आया अब तक मेक इन इंडिया के नाम पर? 2.5 साल हो गया है देश में, कोई बता पाएगा? और उससे ज्यादा बेहतर काम छोटी कंपनियां कर रही हैं, छोटे यूनिट्स कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। उनको एकदम सेकेंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। हाँ, इलेक्शन का टाइम आएगा तब उनसे बात होने लगती है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, उनका वोट ज्यादा है, तब उनकी चीज याद आती है। स्किल इंडिया की बात आप करते हैं, स्किल इंडिया में जो लोग ट्रेन हो रहे हैं उनको क्या दे रहे हैं? बैंक तो आधा कमीशन ले लेते हैं रोज देने के नाम पर। जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं, हम माफी के साथ कहना चाहते हैं, उनके घोटालों के बारे में कोई नहीं लिखता है। पूरे देश की जीडीपी की या आप निकाल लीजिए और उसमें लिस्ट निकालिए कि एनपीए कितने % छोटे इंडस्ट्रीज हैं, कितने % बड़े लोग हैं। बैंकों के रिकवरी छोटे इंडस्ट्रीज का हो जाएगा, उनका फैक्ट्री सील कर देते हैं, उनके मालिक को पकड़ ले जाएंगे, और बड़े लोग 2 लाख 1000 करोड़ के भी बकायेदार हैं तो सीधे सत्ता के टॉप लोगों से मिलते हैं, उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप अपना लोन रिस्ट्रक्चर कराने जाइए, बैंक आप वो पसीना छुड़ा देंगे दौड़ाते दौड़ाते, और वो लोग जाते हैं उनके घर पे जाके उनका लोन रिस्ट्रक्चर हो जाता है। तो जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा तब तक खाली मेक इन इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कहने से इंडस्ट्री का भला नहीं होना है। और जब तक एसएमईज को आप मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा, ना देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, आप चाहे जितना बड़ा स्लोगन निकालते रहेंगे। तो एक पत्रकार के नाते जो थोड़ी बहुत मेरी समझ थी, मैं कभी व्यवसायी नहीं रहा, मैं उद्यमी नहीं रहा, मेरा लगभग आधा जीवन तो नौकरी करते गुजर गया, बाकी भी इरादा यही है कि नौकरी में ही गुजारना है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत एडवेंचरस होना चाहिए, और हम लोग नौकरी करने वाले लोग उतना रिस्क ले नहीं पाते हैं। तो इसलिए, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो बड़े कॉर्पोरेट्स और छोटे इकाइयों के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो गैप है, वो कम करना चाहिए। तभी हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने देश के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं
और सबसे बड़ी जरूरत है कि उनको हम बेसिक जो उनकी सुविधाएं हैं, जो सिन्हा साहब बोल रहे थे कि बिजली, पानी, सड़क, और उसमें हम एक और पॉइंट जोड़ रहे हैं कि सुरक्षा, वो जब तक नहीं देंगे इंडस्ट्री का भला नहीं होगा। नहीं तो कुछ दिन बाद, इनको अभी हम लोग सम्मानित कर रहे थे कि थोड़े दिन बाद जब इनको लगेगा कि यहाँ सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है तो ये अपना एक ऑफिस दुबई में खोल लेंगे और वहीं रहने लगेंगे। और वहां से थोड़ा बहुत आगरा से चूंकि कनेक्ट रहेगा, एक इमोशनल लगाव रहता है, तो आगरा के लिए भी कुछ कर देंगे, लेकिन वो दुबई की नजर से देखेंगे आगरा, फिर आगरा से दुबई नहीं देखेंगे। आखिर क्या कारण है कि हमारे तमाम जो सफल उद्यमी है वो इंडिया या उत्तर प्रदेश या बिहार या पंजाब छोड़ के भाग रहे हैं? क्यों भाग जाते हैं? जब वो स्ट्रगलर आते हैं तो यहाँ आते हैं, जब वो कुछ कंट्रीब्यूट करने की सिचुएशन में आते हैं तो बाहर चले जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुरक्षा की, और वो कम नहीं हो रहा है चाहे सरकार किसी की हो। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे थे चुनाव के पहले कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि पहले से ज्यादा इंस्पेक्टर राज हो गया। इनकम टैक्स विभाग, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बचा होगा जिसमें कि आधे से ज्यादा लोगों के पास इनकम टैक्स का ऑटोमेटेड मेल आया होगा या एसएमएस आया होगा। और 5 साल पुराना कह रहा है कि फिर अपना ले आइए आईटीआर जो आपने दाखिल किया है, आप कहिए कि आपके पास रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड गायब है, आप ले आइए, फाइल रिकंस्ट्रक्ट होनी है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइल्स के नाम पर जो दादागिरी और जो एक्सप्लॉयटेशन और एक्सटॉर्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। और उस विभाग को और सिंप्लीफाई करने के बजाय देश के वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक रोज विज्ञापन छपवा के धमकी दे रहे हैं कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, या तो आप डिस्क्लोज कर दीजिए नहीं तो उसके बाद तैयार रहिए। अरे उसके बाद क्या कर लेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो उस विभाग के लोग हैं उनकी आमदनी जो 2 नंबर की आमदनी थी 10 गुना बढ़ गई है। आप कुछ नहीं कर पाए और बाद में भी नहीं कर पाएंगे। ये भाषा ठीक नहीं। आप एक तरफ इंडस्ट्री फ्रेंडली होने की बात करते हैं, आप खुद को बहुत बड़े कहते हैं कि हम इंडस्ट्री के समर्थक हैं, हम ट्रेडर्स और ट्रेड की कठिनाइयों को समझते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये कौन सी भाषा है? तो मेरा ये कहना है कि बहुत जरूरत है कि आप कानूनों को सिंप्लीफाई करिए। मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम 250 से 3000 कानून तक जो है उसको हम खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद जो नए नए अमेंडमेंट आए हैं पार्लियामेंट में, आप उसको उठा के देख लीजिए। वो सिंप्लीफाई करने के बजाय और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। उसको कहा जा रहा है इंस्पेक्टर राज खत्म कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राज बैठ रोल से और बढ़ा रहे हैं आप, लाल फीताशाही। ये ठीक नहीं है। करप्शन जहां रोकना है वहां आप रोक नहीं पा रहे, और आपको 2 क्लास मिलता है जिसका आप गला दबाने लगते हैं जब आपका रेवेन्यू नहीं आता है। सरकारी खजाने को जहां नहीं खर्च करना चाहिए वहां आप अपने वोट बैंक के लिए खर्च करने लगते हैं, कभी रिजर्वेशन के नाम पर, कभी पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट को पूरा करने के नाम पर। और जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उसको पूरा करने लगते हैं ट्रेडर से और सर्विस क्लास से। तो एक सीमा है ना, आप उतना ही गला दबाइए जिससे कि उसकी जान न चली गए। आज हालत ये है कि आप रैंडम सर्वे करा लीजिए, हर तीसरा चौथा परिवार जो कारोबारी है वो परेशान है, या तो इनकम टैक्स का चक्कर लगा रहा है, नहीं तो लेबर डिपार्टमेंट का चक्कर लगा रहा है, नहीं तो पर्यावरण मंत्रालय एक नया आ गया है उसका चक्कर लगा रहा है। और उन तीनों से अगर आप बच गए तो एनजीटी में पक्का आपको फंसना है। एनजीटी रविशंकर जी वहां आयोजन कर रहे थे दिल्ली में, उसको नोटिस भेजने लगा। आयोजन हो गया, अभी भी नोटिस जा रहा है। आज गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन हो गया, एनजीटी का पिछले हफ्ते नोटिस गया है। अरे इतने साल से वो बन रहा था, 10 साल से, आप कहां सो रहे थे? अब जब उद्घाटन होने गया तो एनजीटी का नोटिस जा रहा कि पर्यावरण मंत्रालय की क्लियरेंस नहीं दिया आपने। गाजियाबाद में जो हिंडन नदी के किनारे कहीं बना, आज उसका अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया। तो मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर रहे हैं। रोज एक नया इंस्पेक्टर राज आप बनाते जा रहे हैं।
और सबसे बड़ा बुरे अदब के साथ हम कर रहे हैं, सबसे बड़ा न्यूसेंस एनजीटी हो गया है और पर्यावरण मंत्रालय। 15 जगह से आप क्लियरेंस लेने जाइए। अगर उत्तर प्रदेश के बाकी विभाग से आपकी किसी तरह जान बच गई तो पर्यावरण मंत्रालय आपको फंसा लेगा। अगर यूपी वाला अगर कर दिया, किसी तरह क्लियरेंस दे दिया, तो दिल्ली का मंत्रालय फंसा लेगा। तो ये सब चीजें आप पहले क्यों नहीं चेक करते? आप लोग नोएडा जाते होंगे, हम पिछले 8-9 साल से नोएडा में आटा मार्केट में एक डीएलएफ का माल बना है। जब माल का उद्घाटन होने जा रहा था तो पर्यावरण मंत्रालय ने उसको नोटिस भेजा और 6-7 साल से बन रहा था उतना बड़ा माल, और वहीं सारी अथॉरिटीज के ऑफिस है, कोई नहीं रोक रहा था। और जब उन्होंने दुकानें बेच दी, उद्घाटन होने जा रहा है तो नोटिस भेज दिया, और पता नहीं कैसे सेटलमेंट हो गया, उसके बाद किसको पता नहीं चला। हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं। हम कर क्या है? खाली नाम बदल दिया स्कीम्स का। जो काम मनमोहन सिंह के जमाने में था उसे आगे बढ़ के हो रहा, नाम चेंज हो गया। कुछ हिंदी नाम थे तो अंग्रेजी हो गए, जो अंग्रेजी थे तो हिंदी हो गए, यही है। तो हम माफी चाहते हैं अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो, लेकिन